बच्चों लोग, हम लोग इस सेशन में कार्बन फैमिली के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इन कार्बन फैमिली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको स्टडी करना है। ठीक, तो इसका कुछ पार्ट हम लोग लास्ट सेशन में कवर कर चुके हैं। सुबह मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना। अगर बात करें हम कार्बन फैमिली का, तो कार्बन फैमिली एलिमेंट कौन कौन सा होता है अपने पास? आप जानते हो कार्बन फैमिली क्या क्या? कार्बन होगा, उसके नीचे क्या होता है? उसके नीचे सिलिकॉन होगा, फिर जर्मेनियम होगा, फिर क्या होगा? एसएन होगा और लेड होता है। ठीक है, ये आपका एलिमेंट्स का लिस्ट है। अब इसका आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। ठीक है, आपका जो ग्रुप 14 है, ग्रुप 14 में एलिमेंट्स कौन कौन सा अपना बच्चा लोग है? कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम होगा, एसएन होगा और लेड होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या क्या इसका है? जेड इक्वल टू क्या होगा? 6 होगा, फिर क्या होगा? 14, फिर क्या होगा? चलो 32, देन क्या होगा? 50 और फिर क्या होगा? 82। ठीक है, तो इनका एटॉमिक नंबर है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है? तो कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो यार, ये क्या होगा? हीलियम 2s2 2p2। सिलिकॉन का क्या होगा? नियन 3s2 3p2। जर्मेनियम क्या होगा? तो जर्मेनियम का होगा आर्गन 3d10 4s2 4p2। एसएन क्या होगा? एसएन के लिए होगा क्रिप्टन 4d10 5s2 5p2। और लेड क्या होगा? तो लेड के लिए होगा जेनम 4f14 5d10 6s2 एंड 6p2। तो इनका एक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, अब ध्यान देंगे। अब चलते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी हमको स्टडी करना है। तो आपके पास प्रॉपर्टी का लिस्ट है टेबल में, उसको ध्यान देना आप लोग थोड़ा सा। पहला पॉइंट है कि रिएक्टिविटी बात करा, किसे बात करा? रिएक्टिविटी पे। तो यार ध्यान देना, हम लोग क्या सीखे थे कि मेटल का रिएक्टिविटी नीचे बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि मेटल क्या होता है? मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है इजिली। तो मेटल क्या होगा? जब मेटल का बात करते हैं तो मेटल्स में क्या है, ध्यान देना कि डाउन द ग्रुप में नीचे जाओगे तो आपका रिएक्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि नीचे यहाँ से क्या होता है? नीचे यहाँ से आपका आयनाइजेशन थल पे क्या होता है? डिक्रीज करता है, ये घटता है। जितना ज्यादा आयनाइजेशन थल पे घटेगा उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का जो लॉस है, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करने का जो कैपेसिटी है, वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। जिसका आयनाइजेशन थल पे क्या होगा? कम होगा, उतना इजीली क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है? मेटल्स का रिएक्टिविटी क्या होता है? नीचे बढ़ता है। नीचे क्या होता है? बढ़ता है। नहीं, डाउन द ग्रुप में जाओगे तो क्या होगा? रिएक्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग ग्रुप 14 में ध्यान देना, कार्बन को छोड़ देना। कार्बन को छोड़ देगा तो सिलिकॉन, कार्बन नॉन मेटल है। ठीक है, सिलिकॉन कहाँ आ जाएगा? मेटलॉइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, आप अगर देखोगे कार्बन के बाद ऑलमोस्ट सारा मेटल से मेटलॉइड में रहेगा। पॉइंट समझोगे? तो आप ये चीज ध्यान देना कि अगर इसको इसको मान लेते हैं, ग्रुप 14 को मान लेते हैं मेटल्स मान लेते हैं, इसको मेटल की तरह आप ट्रीट कर लोगे। ठीक है, इसको आप मेटल की तरफ सोचोगे तो मेटल का क्या बोला गया? मेटल का रिएक्टिविटी क्या होता है? नीचे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आयनिक पे क्या बढ़ता है, इसलिए ध्यान देना इसका जो टर्म है वो नीचे क्या, और नीचे आपका इंक्रीज कर रहा है, नीचे आपका रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सिमिलर बात कर रहे हैं डाउन द ग्रुप में क्या होता है? मेटल कैरेक्टर बढ़ता है। मेटालिक कैरेक्टर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आयनाइजेशन थल पे क्या हो रहा है? आंसर पे क्या हो रहा है? घट रहा है। तो आपका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो भी क्या होगा? वो भी क्या होगा? नीचे क्या होता है? इंक्रीज करता है। ये तो आप लोग पढ़े हो पहले भी, ये भी क्या होगा? नीचे इंक्रीज कर रहा है। अगला पॉइंट कर रहे हैं एसिडिक एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। यार नीचे और क्या बढ़ेगा? तो नीचे बढ़ेगा बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, बेसिक नेचर क्या होता है? इंक्रीज करता है। डाउन द रूप में बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा और एसिडिक नेचर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। एसिडिक नेचर क्या होता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, यार ध्यान देना, आपका यहाँ पे एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में बात किया है, तो आप लोग को ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ कि एसिड नेचर वो कैसे आपको याद रखना था। ठीक है, तो नीचे देखोगे, नीचे ध्यान से देखना कि CO2 को छोड़ दो, CO2 के बाद देखोगे एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? नीचे वो घट रहा है। और आपको पता है कि एसर ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। एसर ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। ध्यान देना, एम्फोटेरिक कौन कौन होता है? तो एम्फोटेरिक एसएन का और लेड का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, इसको हम लास्ट क्लास में बता चुके थे। जी GO2 का ऑक्साइड एसिडिक होता है, कम होगा लेकिन एसिडिक होगा। तो
टिल जर्मेनियम का ऑक्साइड तक क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर मेंटेन रखता है, ठीक है। SnO2 एंड लेड PbO2 ये क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। प्लस आप ये भी ध्यान दोगे कि लेड का जो +2 का ऑक्साइड होगा PbO, और Sn का जो +2 का ऑक्साइड होता है SnO, ये भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। ये भी क्या होता है आपका, एम्फोटेरिक होता है, ठीक। यहाँ तक ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में कवर भी कर चुके थे, जो हम बता रहे थे आपको, ठीक है। तो फिर से इसको हम लोग रिपीट कर दिए, ठीक। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। ध्यान देना, ग्रुप 14 में अगला प्रॉपर्टी क्या आपके पास है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, तो ब्लर दिख रहा है उसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, CH4 है, यहाँ पे क्या है, CH4 है, ठीक है। और यहाँ पे SiH4 है, क्या है, SiH4 है, ठीक। यहाँ पे GeH4 है, यहाँ पे SnH4 है, और यहाँ पे लेड PbH4 है। ये ध्यान देना। तो हम प्रॉपर्टी किसके बारे में बात करें, तो बात करें थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और एक है वोलेटिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, वोलेटिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। यानी हम लोग दो प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स एंड वोलेटिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, वोलेटिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। तो ध्यान देना, जब बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी का, जब बात करें थर्मल स्टेबिलिटी का, तो थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, ध्यान देना। थर्मल स्टेबिलिटी का जो पैरामीटर है, यानी जो फैक्टर है, किस पे डिपेंड करेगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं एक बॉन्ड्स, जब हम बात करते हैं किसके लिए, कोवेलेंट कंपाउंड, इसलिए बात कर रहे हैं कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्गर होगा, जितना आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, उतना ही क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ पे प्रोपोर्शनल होता है, आपके बॉन्ड के स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। अब ध्यान देना, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो बनता है ओवरलैपिंग से। क्या होता है, ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। अब ध्यान देना, तो मान लेते हैं कि अगर तुम्हारे साथ एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, मान लेते हैं दो एटम है, तो दो एटम जितना छोटा होगा ना, उतना ओवरलैपिंग क्या होता है, अच्छा होता है, उतना ओवरलैपिंग क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। अगर बड़ा कर दोगे ना, बड़ा कर दोगे एटम को, तो बड़ा कर दो तो ओवरलैपिंग का अगर एरिया देखो तो एरिया ज़्यादा नहीं होता है, मतलब यहाँ पे इफेक्टिव एरिया ज़्यादा है, बट देखोगे ओवरलैपिंग का एक्सटेंट देखोगे, परसेंटेज वाइज देखोगे तो परसेंटेज वाइज यहाँ पे ज़्यादा, परसेंटेज वाइज यहाँ पे ज़्यादा दिखेगा। यानी अपने वॉल्यूम का काफ़ी पार्ट छोटा साइज में क्या होता है, ओवरलैपिंग बेटर करता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जितना पर छोटा साइज होगा उतना ओवरलैपिंग बेटर होगा, ठीक। प्लस ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि दो अलग एटम है, अगर मान लेते हैं दो अलग अलग एटम है, तो अगर सिमिलर एटम का बात करते हैं, सिमिलर एटम यानी सेम एटम का बात करते हैं, तो सिमिलर एटम में ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट होता है, ओवरलैपिंग एक्सटेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना साइज छोटा होगा उतना ही ओवरलैपिंग एक्सटेंट क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। उतना, और जितना ओवरलैपिंग एक्सटेंट ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं, क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, मतलब ऐसा आप सोच सकते हो। और बात करते हैं दो अलग एटम का, तो अलग एटम में ध्यान देना, अगर एक एटम का साइज ज्यादा लार्ज है और एक का छोटा साइज है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर इसी को हम देखते हैं, फॉर टू डिफरेंट फॉर ओवरलैपिंग ऑफ, इसको ओवरलैपिंग कर दे, ठीक है, फॉर ओवरलैपिंग ऑफ टू डिफरेंट एटम। तो मान लेते हैं ना, चलो मान लेते हैं यहाँ पे चूंकि हम लोग ग्रुप 14 स्टार्ट किए हैं, तो ग्रुप 14 का एलिमेंट क्या कहता है, कार्बन था, तो कार्बन का साइज छोटा होगा, कार्बन एक, यानी एक कार्बन है, ठीक है, कार्बन, उसका क्या होगा, इसको ऊपर से स्टार्ट करते हैं और बेटर आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं ताकि और आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पे कार्बन मान लेते हैं, कार्बन का साइज इतना छोटा मान लेते हैं हम लोग, ठीक। कार्बन के बाद क्या होगा, तो कार्बन के बाद होगा सिलिकॉन, सिलिकॉन का साइज मान लेते हो बड़ा हो गया, फिर क्या होगा, जर्मेनियम, थोड़ा साइज और बड़ा हो गया, एसएन थोड़ा साइज और जो लार्ज हो जाएगा, लेड का साइज क्या होगा, लेड का साइज और ज़्यादा लार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब इन सब में अगर मान लेते हैं कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन का साइज क्या होगा, तो छोटा होगा, तो मान लेते हैं कि
सारे में हाइड्रोजन से ओवरलैप करवाते हैं, सारे में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का साइज मान लेते हैं इतना छोटा है, ठीक है, ओवरलैप कर रहा है। तो हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा तो मान लेते हैं कार्बन ओवरलैप किया, सिलिकॉन में ओवरलैप किया, जर्मेनियम में ओवरलैप किया, ठीक है। थोड़ा सा एक सेकंड, सिलिकॉन का ओवरलैपिंग यहाँ पे है, ये ओवरलैपिंग हो गया किसके साथ, जर्मेनियम के साथ, ये हो गया आपका एसन के साथ, और ये हो गया लेड के साथ, ये हो गया लेड के साथ, लेड के साथ। आपको बताना क्या चाह रहे हैं, जैसे आप नीचे मूव करोगे ना तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसन में क्या साइज चेंज हो रहा है, और हाइड्रोजन का साइज क्या है, सेम ही है सब जगह। यार जो सिमिलर साइज का आइटम होता है ना, जैसे कार्बन हाइड्रोजन का साइज सिमिलर साइज का है, तो जितना साइज आसपास होगा ना उतना ही क्या ओवरलैपिंग अच्छा है, ओवरलैपिंग अच्छा है। जैसे आप नीचे होगा ना, नीचे होगा तो क्या होगा, ओवरलैपिंग कहीं ना कहीं होता चला जाएगा, मतलब ओवर साइज बड़ा हो गया तो स्फेयर का जब साइज बड़ा होगा, छोटा सा स्फेयर क्या हो से अगर ओवरलैपिंग की बात करो तो नेग्लिजिबल होता चला जाएगा। जैसे नीचे मूव करोगे तो कार्बन हाइड्रोजन का जो ओवरलैपिंग हम बात कर रहे हैं, तो बेटर ओवरलैपिंग किसके साथ होगा, कार्बन के साथ। जितना साइज छोटा होगा उतना ओवरलैपिंग क्या होगा, आसान होगा डिफरेंट में भी, ठीक है। और अगर जितना साइज बड़ा करते जाओ उतना ही क्या होगा, हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग क्या होगा, कमजोर होते चला जाएगा, हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग क्या होगा, कमजोर होते चला जाएगा, ठीक है। और पूछा जाएगा कि इनमें बॉन्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किसका सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, तो नीचे जब मूव करोगे, तो नीचे जब मूव कर रहे हो तो किसी भी एलिमेंट, इस एलिमेंट को हम ए मान लेते हैं, तो ए और एच बॉन्ड का बात कर रहे हैं, तो नीचे से क्या हो रहा है, ए और एच का बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा तो उसको तोड़ना क्या होगा, तोड़ना क्या होगा, आसान हो जाएगा, उसको तोड़ना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जब घटेगा तो क्या होगा, तोड़ना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होगा वो क्या होगा चलो, तो ये होगा आपका, ये क्या होगा चलो, तो ये क्या होगा, घट जाएगा, इंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब ये डिक्रीज करेगा मतलब क्या हो, थर्मल, अब बात करें हम थर्मल स्टेबिलिटी का, तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगा, थर्मल स्टेबिलिटी पे क्या होगा, घटेगा। जो थर्मल स्टेबिलिटी कहने के किससे लिंक था, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर घटेगा तो क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी पे क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी पे क्या होता है बच्चे लोग, आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी पे क्या होगा बच्चे लोग, आपका डिक्रीज करेगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी का डिपेंडेंस क्लियर हुआ आप लोग को, थर्मल स्टेबिलिटी का डिपेंडेंस समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, ठीक। तो थर्मल स्टेबिलिटी पैरामीटर से डिपेंड आपको सोचना है कि जितना ओवरलैपिंग एटम का साइज जितना ज्यादा सिमिलर होगा ना उतना आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रहेगा, और जितना छोटा होगा, तो जब भी हम बात करेंगे, जब भी बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी का, ध्यान देना, जब भी बात करते हैं ओवरलैपिंग और टू डिफरेंट एटम, तो ये ओवरलैपिंग जो प्रोपोर्शन तो होता है स्मॉल साइज, यानी इसको हम बोलेंगे तो उसको आप कर लो, जितना आपका साइज छोटा होगा उतना बेटर रहेगा, तो यानी रेडियस के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, और सिमिलर साइज को प्रेफर करोगे, सिमिलर साइज, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, सिमिलर साइज होना चाहिए दोनों एटम का, और उसका रेडियस का छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें ओवरलैपिंग क्या होगा, बेटर होगा, इसका बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। इस तरह से हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी का जो पैरामीटर है उसको हम सोच सकते हैं, तो ध्यान रखना, तो जो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स का बात कर रहे हैं तो उससे आप लिंक कर सकते हैं, इससे आप इसको लिंक कर सकते हो। यहाँ पे नीचे से क्या, नीचे से आपका थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, आपका घटना स्टार्ट करेगा, घटना स्टार्ट करेगा, ठीक। अगला पॉइंट है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, इस पॉइंट को समझते हैं आप लोग। तो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है ना, वोलेटाइल का मतलब होता है, वोलेटाइल का मतलब होता है जिसको आप इजीली क्या होगा, इजीली आप इसको गैस में भेज सकते हो, जिसको इजीली आप गैस में भेज सकते हो उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल, ठीक है। तो वोलेटाइल का मतलब होता है कि जिसको आप इजीली गैस में भेजोगे, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, तो जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उतना वोलेटाइल क्या होगा, ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो जो जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना क्या होगा, लो होगा, ठीक। अब ध्यान देना, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स का, बात कर रहे हैं हाइड्राइड्स का, CH4 है, ठीक है, और क्या था, SiH4 था, GH4 था, ठीक है, SnH4 था, और क्या था बस लेड, PbH4 था। तो अगर इन मॉलिक्यूल्स का हम अगर बात करेंगे वोलेटिलिटी का, ये सारा मॉलिक्यूल कैसा है, सारा मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, कैसा मॉलिक्यूल है चलो, ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल,
नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पार्टिसिपेट करता है? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो इंटरेक्शन होता है, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, उसको बोलते हैं कौन सा फोर्स? उस फोर्स को बोलते हैं लंडन फोर्स। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का टाइप होगा, इस टाइप को हम बोलते हैं क्या, क्या टाइप बोलते हैं? लंडन फोर्स। ठीक है, कभी कभी इसको बोल दोगे डिस्पर्सन फोर्स, तो बोलोगे लंडन फोर्स या बोलोगे डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है, तो लंडन फोर्स या बोलेंगे आप इसको डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है, लंडन फोर्स या बोलेंगे डिस्पर्सन फोर्स, तो ये पॉइंट रहेगा। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन समझ में आ गया। अब जो लंडन फोर्स डिस्पर्सन फोर्स होता है, ए प्रोपोर्शनल टू होता है मास। जिसका मास ज्यादा होगा उसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। किसमें? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इवन मास का जो फैक्टर होता है जनरली मॉलिक्यूल्स में डोमिनेट करता है। ठीक है, जनरली मास का फैक्टर क्या होता है? डोमिनेट करता है। तो मास का फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा? उसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा? ज्यादा हाई होगा। और मास अगर बराबर होगा तो बराबर मास होगा तो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया उसके बाद का फैक्टर होता है, तो सरफेस एरिया उसके बाद आएगा। तो मास का फैक्टर क्या होगा? ज्यादा डोमिनेट करने वाला है, तो ये डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है। डोमिनेट्स, इट डोमिनेट्स। अब ध्यान दोगे, जब नीचे मॉलिक्यूल्स में मूव करो तो मास बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो नीचे से क्या हो रहा है? आपका मास क्या हो रहा है? इंक्रीज करेगा। तो नीचे से आपका क्या हो रहा है? चलो, आपका मास इंक्रीज कर रहा है। मास अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो होगा, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा वो भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अल्टीमेटली क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अल्टीमेटली क्या होगा? वोलेटिलिटी क्या होगा? वोलेटिलिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ये होगा डिक्रीज करेगा। यानी क्या होगा? सबसे ज्यादा वोल्टाइल कौन सा होगा? सबसे ज्यादा वोल्टाइल होगा CH4। क्या होगा? सबसे ज्यादा वोल्टाइल होगा CH4। वोल्टिलिटी का ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो CH4 हाईएस्ट हो जाएगा वोल्टाइल, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट होगा। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लोएस्ट होगा। तो CH4 हो जाएगा। CH4 के बाद क्या होगा? SiH4। ठीक है, उसका क्या होगा? GH4, फिर SnH4, और लास्ट में क्या हो जाएगा? लास्ट में आपका लेड का हाइड्रेट्स हो जाएगा। ये होगा वोलेटिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, तो वोलेटिलिटी किस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है? तो अरे मास, मास का फैक्टर से सोच लेना आप लोग। ठीक है, मास का फैक्टर काम कर जाएगा अनटिल अनलेस उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट ना आ जाए। ठीक है, तो मास का फैक्टर कहाँ पे फेल करेगा? जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होना चालू करेगा मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, वहां पे फैक्टर आपका काम नहीं करेगा उस केस में। ठीक, लेकिन जनरली आपका मास का फैक्टर पर क्वेश्चन बन जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग किसके बारे में? तो हम लोग पढ़ लिए ग्रुप 14 के थर्मोस्टेबिलिटी के बारे में समझ में आ गया, और हम लोग समझ क्या समझ लिए? तो वोल्टिलिटी का ऑर्डर समझ लिए, वोल्टिलिटी किस पे डिपेंड करता है। ठीक, अगला पॉइंट होता है रिड्यूसिंग नेचर। अगला पॉइंट होता है रिड्यूसिंग नेचर। यार रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या है कि दूसरे को रिड्यूस करने में आपको कैसे हेल्प करना है, तो ध्यान देना। जब बात करते हैं हम लोग रिड्यूसिंग नेचर का, जब बात करते हैं हम लोग रिड्यूसिंग नेचर का, इसका मतलब क्या है कि कितना इजीली दूसरे को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो ध्यान देना, आपको पता है कि CH का बॉन्ड था, SiH का बॉन्ड था, ठीक है, GH का बॉन्ड था, SNH का बॉन्ड था, और लेड का बॉन्ड था। बॉन्ड इजीली टूटेगा तो नीचे से क्या हो रहा है? आपका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? घट रहा है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा, इसका मतलब क्या होगा? आपका बॉन्ड इजीली टूटेगा, यानी क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी क्या था? थर्मल स्टेबिलिटी घट रहा था, यानी इसको ब्रेक करना बहुत आसान है। अब जितना इजीली ब्रेक करेगा उतना ही इजीली क्या होगा? हाइड्रोजन को सप्लाई कर सकता है, उतना ही इजीली हाइड्रोजन को सप्लाई करेगा। और जितना इजीली हाइड्रोजन को सप्लाई करेगा, ये हाइड्रोजन क्या होगा? दूसरे को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, दूसरे को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी जिसका लो होगा, जो जितने जिसका बॉन्ड टूटेगा जिस हाइड्राइड का, उतना ही इजीली वो हाइड्रोजन को सप्लाई कर सकता है दूसरे को। दूसरे को जब सप्लाई करेगा तो क्या होगा? दूसरे एलिमेंट पे अटैक करके उसको क्या करेगा? उसको रिड्यूस कर देगा। क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा। तो नीचे से क्या होगा? आपका जो रिड्यूसिंग पावर है, रिड्यूसिंग पावर है, रिड्यूसिंग पावर ऑफ हाइड्राइड्स क्या होगा? नीचे से क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि बॉन्ड जितना इजीली टूटेगा उतना ही आपका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे सोच सकते हो, इसको आप ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, तो ये होगा आपका रिड्यूसिंग पावर के बारे में। बाकी यहाँ पे दो दो और भी डाला हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करना, जो 6 नंबर का ऑर्डर उसको छोड़ देना अभी के लिए। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एनोमली है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, इससे समझ छोड़ूंगा अभी। बात करें 7 नंबर, तो 7 नंबर बताना आसान है। 7 नंबर में क्या बोला गया, थर्मोस्टेबिलिटी। तो थर्मोस्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है बच्चों लोग, सिमिलर साइज पे, और जितना छोटा साइज होगा उतना बेटर है। ध्यान देना, अगर आपका मेटल, आपका एलिमेंट फिक्स कर दे, एम को फिक्स कर दे, एम यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। एम फिक्स है मतलब कार्बन तो कार्बन है, सिलिकॉन तो सिलिकॉन, यानी आपका जो एलिमेंट है फिक्स कर दिए। उसके अराउंड क्या कर, हम हालाइट को चेंज कर रहे हैं, हालाइट को चेंज कर रहे हैं। यार अब जितना छोटा हालाइट होगा उतना ओवरलैपिंग बेटर होगा। आपका हालाइट जितना छोटा होगा उतना ही ओवरलैपिंग क्या होगा, बेटर होगा। यानी उसका बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होगा, उतना ही बॉन्ड क्या होगा, उसका स्ट्रॉन्गर होगा। तो छोटा कौन है, फ्लोरीन छोटा है। तो फ्लोरीन जब छोटा है तो उसका बॉन्ड क्या होगा, उसका बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर होगा, तो उसको तोड़ना क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, उसको तोड़ना क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो चूंकि आप एलिमेंट को फिक्स कर दिए हो, सेंट्रल एलिमेंट फिक्स है, सेंट्रल एलिमेंट फिक्स कर दिए हैं, जो भी एम है एम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो चेंज किस में करो आप हालाइट में चेंज कर रहे हो। तो हालाइट का साइज जितना लार्ज होता चला जाएगा उतना ही क्या हो, बॉन्ड क्या हो, कमजोर होता चला जाएगा। क्योंकि हम लोग सीखे थे ना कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो साइज क्या, हालाइट का साइज जब चेंज करो तो जो छोटा हालाइट होगा उसका बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो क्या बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो उसका थर्मोस्टेबिलिटी क्या होगा, हाई होगा, यानी उसका बॉन्ड को तोड़ना क्या डिफिकल्ट है। ठीक है, तो थर्मोस्टेबिलिटी का मतलब होता है मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ना। थर्मोस्टेबिलिटी का मतलब मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ना। ठीक है, उसको बोलते हैं थर्मोस्टेबिलिटी। ठीक है, और वोल्टिलिटी का मतलब होता है मॉलिक्यूल को गैस में भेजना। तो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे एग्जांपल देखेगा, जैसे वाटर है, वाटर और N2 है, ठीक है, नाइट्रोजन में वाटर है, तो ज्यादा थर्मल, ज्यादा ज्यादा वोल्टाइल कौन है, तो नाइट्रोजन ज्यादा वोल्टाइल है। आपको पता है ना यार। आप देखो, आप कंफ्यूज नहीं करना, बहुत इसमें कंफ्यूज करता है। थर्मोस्टेबिलिटी की अलग चीज है। थर्मोस्टेबिलिटी का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेक करना, मॉलिक्यूल के अंदर के बॉन्ड को ब्रेक करना। ठीक है, तो थर्मोस्टेबिलिटी का मतलब होता है मॉलिक्यूल के अंदर के बॉन्ड को तोड़ना। जैसे बात करते हैं N2, N2 में ट्रिपल बॉन्ड है, और वाटर में क्या होता है, वाटर में H सिंगल बॉन्ड है। तो ज्यादा थर्मोस्टेबल कौन होगा, ये होगा। लेकिन बात करते हैं वोलेटिलिटी का, और बात करते हैं वोलेटिलिटी का, तो वोलेटिलिटी में मॉलिक्यूलर बॉन्ड नहीं ब्रेक करते हो। जैसे N2 एक मॉलिक्यूल है, दूसरा N2 एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में एक इंट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन होता है। जैसे वाटर एक मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से एक इंट्रैक्शन होगा। तो अगर बात करते हैं वोलेटिलिटी का, तो वोलेटिलिटी का मतलब होता है इसको ब्रेक करना, ये जो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन उसको तोड़ना। तो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन जो तोड़ रहे हैं, तो उसमें मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा, वाटर का इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, उसमें एच बॉन्डिंग होगा, उसमें क्या होगा, एच बॉन्डिंग होगा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो स्ट्रॉन्गर है तो इसको तोड़ना डिफिकल्ट है। तो ज्यादा वोल्टाइल कौन है, तो ज्यादा वोल्टाइल आपका N2 होगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है। थर्मली स्टेबल भी क्या N2 है, क्योंकि इसका अंदर का बॉन्ड नहीं तोड़ सकते हो। थर्मली अनस्टेबल कौन सा होगा, वाटर होगा। लेकिन बात करें वोलेटिलिटी का, वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को तोड़ना, मॉलिक्यूल के अंदर का बॉन्ड को नहीं तोड़ना। वोलेटाइल, जब बात करते हैं वोलेटाइल का, तो वोलेटाइल का मतलब किसको तोड़ रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को ब्रेक कर रहे हैं, ना कि उसके अंदर के बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, थर्मोस्टेबिलिटी और वोल्टिलिटी आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा है, तो ध्यान देना। ये हो गया आपका 7 नंबर। तो थर्मोस्टेबिलिटी समझ में आ गया। तो थर्मोस्टेबिलिटी क्या होगा, एफ के साथ ज्यादा होगा। ठीक है, इसको इसको बॉन्ड को तो डिफिकल्ट है। अगर बात करते हैं वोलेटिलिटी का, वोलेटिलिटी का बात करें तो एक किस पे डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पे। और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन डिपेंड करता है किस पे, मास पे। किस पे डिपेंड करता है, चलो मास पे। तो पता है, जब से एफ से जब Cl और Br आई में जाए तो क्या मास इंक्रीज करेगा। मास इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इंट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, इंट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। ऑटोमेटिक क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो क्या होगा, वोलेटिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। वोलेटिलिटी क्या होगा, वोलेटिलिटी क्या होगा, चलो डिक्रीज करेगा। वोलेटिलिटी क्या होगा, चलो आपका डिक्रीज करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ आपको समझाया गया था ये चीज। वोलेटिलिटी क्या होगा, चलो डिक्रीज करेगा। ठीक, ये होगा 7 नंबर तक हम लोग समझ में आ गया हम लोग को। ठीक, बात करें हम लोग 8 नंबर का, तो ध्यान देना। 8 नंबर में क्या बोला गया है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ M+4 स्पीसीज। ये तो हम लोग ऑलरेडी हम बता चुके थे ना। आपको पता है कि नीचे से क्या होता है, आपको ये बता चुके थे कहाँ पे, तो हम लोग ग्रुप 13 डिस्कस कर रहे थे, तो हम बोले भी थे इनर्ट इफेक्ट, आपको समझाया भी थे हम लोग। ठीक है, कि ग्रुप 14 में क्या होता है, जर्मेनियम, ठीक है, एसएन और लेड में
ये तीनों एलिमेंट क्या होगा, +2 और +4 दोनों स्टेट को शो करता है, ठीक है, +2 +4 दोनों को शो करेगा। बट जैसे नीचे मूव करोगे ना, जैसे नीचे मूव करोगे तो +4 का स्टेबिलिटी क्या होता है, घटता है, ठीक है। मतलब जर्मेनियम का +2 स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, सॉरी, जर्मेनियम का +4 स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, एसएन का भी +4 स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा, और लेड का +2 स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब अगर जर्मेनियम आपके पास रहेगा, अगर जर्मेनियम +2 स्टेट में होगा, सॉरी जर्मेनियम जर्मेनियम +2 में होगा, तो खुद को +4 में भेजना चाहेगा। एसएन भी +2 होगा तो खुद को भेजना चाहता है +4 में, लेकिन लेड में उल्टा होगा, लेड में उल्टा होगा, ठीक है, लेड में उल्टा होगा। लेड का जो है, लेड का +4 स्टेट खुद को भेजना चाहता है +2 में, तो ध्यान है ना। तो अगर बात करते हैं +4 स्टेट का, तो +4 स्टेट में नीचे से स्टेबिलिटी घट रहा है, +4 स्टेट का स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, स्टेबिलिटी हम बोल सकते हैं डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और +2 स्टेट में स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, नीचे से स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, नीचे से स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो आपका क्वेश्चन तो ये बोला है ना कि +4 स्टेट का स्टेबिलिटी का बात कर रहा था क्वेश्चन में, तो ध्यान देना क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर ऑफ +4, यानी +4 का ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर मतलब क्या है, +4 +2 में कब आना चाहता है। ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर मतलब क्या होगा, आपका जो +4 है स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है, यानी क्या होगा, आपसे पूछ क्या रहा है कि +4 से +2 आना कब आना चाहता है, तो आपको पता है +4 से +2 जल्दी कौन जाएगा, तो लेट जाएगा। नीचे से क्या होता है, +4 से +2 आने का चांस क्या होगा, हाई हो जाएगा। तो जैसे सब नीचे हो गए, जैसे आप नीचे हो गए, उसमें से +4 स्टेट का स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा, और उसका ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि +4 स्टेट क्या चाहेगा, +2 में आना चाहता है, +2 में आना चाहता है। इसको आप लोग बोर्ड्स में जानते होंगे, इसको बोलते हैं हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते थे हम लोग, ठीक है। और इसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट क्या सीखे हैं, इसके लिए हम बताए थे आपको, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, तो बेसिक कॉन्सेप्ट था पुअर शील्डिंग, क्या था चलो, पुअर शील्डिंग। इनर पेयर इफेक्ट होता क्यों है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग, ड्यू टू पुअर शील्डिंग होता है, ठीक, ये चीज ध्यान देना। अगला पॉइंट है 9 नंबर, 9 नंबर में क्या बोला गया है, एज ऑफ हाइड्रोलाइसिस, एज ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस किसका होगा, जिसका बॉन्ड कमजोर होगा, जिसका बॉन्ड कमजोर होगा। आपको पता है इसमें क्लोरीन तो सारा फिक्स है सब में, तो सब में क्या चेंज हो रहा है, सब में सेंट्रल एलिमेंट चेंज हो रहा है। तो आपको पता है कि जितना जितना बड़ा, जितना सेंट्रल एलिमेंट लार्ज होते चला जाएगा, उतना ही क्या होगा, बॉन्ड वीक होते जाएगा। जितना बॉन्ड वीक होगा उतना ही क्या होगा, उसका हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, आसान हो जाएगा, उसका हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, आसान हो जाएगा, यानी उसको इजिली आप ब्रेक करके उसमें वाटर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उतना ही क्या होगा, आपका हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, आसान हो जाएगा, ठीक। ये होगा 9 नंबर का मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को। अगर हम बोल रहे हैं रिड्यूसिंग करेक्टर ऑफ डायहाइलाइड्स, मतलब सब का +2 स्टेट है, या +2 स्टेट का मतलब क्या है, +2 स्टेट से +4 जाने का टेंडेंसी, +2 से +4 जाने का टेंडेंसी पूछा आपसे। तो G+2 है, Sn+2 है और लेड+2 है। तो बताओ कौन इजीली +4 में जाना चाहता है, तो आपको पता है कि सबसे इजीली जाएगा जी वाला, G+2 +4 जाना चाहता है, इवन Sn+2 भी +4 में जाना चाहता है, लेकिन ज्यादा इजीली कौन जाएगा, ज्यादा इजीली जाएगा जी। और लेड लेड नहीं जाना चाहता, लेड नहीं जाना चाहता, लेड से +2 में स्टेबल है, तो +4 स्टेट में जाना नहीं चाहता है लेड, ठीक है। तो सबसे इजीली कौन जाएगा, जर्मेनियम जाएगा, फिर क्या जाएगा, टिन जाएगा, आपका टिन जाएगा। तो रिड्यूसिंग करेक्टर का मतलब क्या है, खुद को ऑक्सीडेशन करना और दूसरे का रिड्यूस करना। जर्मनी का जो +2 सेट है उसका रिड्यूसिंग करेक्टर क्या सबसे हाईएस्ट होगा, फिर क्या होगा, एसएन का, और सबसे लोएस्ट किसका होगा, टिन का होगा, सबसे लोएस्ट किसका मतलब टिन का होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग एक ग्रुप 14 का सारा जो बिहेवियर हम लोग स्टडी कर लिए, ठीक है।